ठीक है। अब ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसमें हमें क्या कह रहा है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर मोशन कर रही है तो मोशन ही करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता था। एक्सटर्नल फोर्स जैसे कि एक्सटर्नल पुश या फिर पुल हो गया, मैंने इसको मोशन दे दिया, पुश दे दिया तो ये चलती रह गई, अगर पुल किया तो ये भी चलती रह गई, है ना। तो अगर मैं पुश या फिर पुल करूंगा और अलग तरीके से कैसे भी फॉर्म का फोर्स लगाऊंगा तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकती है। अगर रेस्ट पे है तो वो मोशन कर देगी, और अगर मोशन कर रही है तो रेस्ट पे आ सकती है, फिर और ज्यादा वेलोसिटी से। एक्सटर्नल फोर्सेस हम दुनिया से बहुत नेग्लिजिबल कर सकते हैं मगर बिल्कुल हटा नहीं सकते। ये असली दुनिया है ना, आइडियल दुनिया नहीं है। छोटी मोटी क्वांटिटी का फोर्स मैं ऑब्जर्व नहीं कर सकता मगर अप्लाई हो रहा है, और वो धीरे धीरे पाइल अप होता जाएगा या फिर एड अप होता जाएगा, फिर मेरे को उसका इफेक्ट दिखेगा, है ना। तो देखो इफेक्ट दिख गया हमारे पास में, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गई और ये रेस्ट पे आ गया। ठीक है, सो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स। आज हमें लेक्चर सेकंड चालू करना है न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन का या फिर फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का। इससे पहले लेक्चर में हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ा था कि फोर्स क्या होते हैं, फोर्सेस के टाइप्स क्या होते हैं, बेसिक चीजें देखी थी फोर्स के बारे में। ऑल दो एडवांस चीजें इस लेक्चर में आएगी फोर्स के बारे में, मगर उससे पिछले लेक्चर में हमने बेसिक चीजें देखी थी और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ओवरव्यू देखा था। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि an object at rest will remain at rest and an object in motion will remain in motion until and unless an external force is applied on it। ठीक है, अगर किसी बॉडी को मैं जब तक फोर्स नहीं देता तो अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर वो मोशन कर रही है तो वो मोशन ही करती रहेगी जब तक मैं उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देता। वो अपने आप से कभी नहीं अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी। आलसी होती है बॉडीज भी, है ना, उसको जब तक कोई पुश नहीं करता तब तक वो ना तो अपनी स्टेट चेंज करती है, अगर वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर मोशन कर रही है तो मोशन ही करती रहेगी। वो अपनी स्टेट नहीं बदलती है। ठीक है, वो किसी के कहने पे बदल सकती है ना, वो इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होती है बॉडीज, है ना। तो कोई भी बॉडी का भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, बॉडी इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी बॉडीज। ठीक है, बॉडीज के अंदर बहुत सारी बॉडीज छुपी हुई होती है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि बॉडी को मैं इसलिए बॉडी बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें जो छुपी हुई बॉडीज है उनका वर्क साथ में हो रहा है। ठीक है, जहां पे जा रही है साथ में जा रही है। ठीक है, जो भी हो रहा है उनके साथ में हो रहा है, सबके साथ में हो रहा है। ठीक है, सो ये था हमारे पास में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और एंड ऑफ द लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब मैंने इसको फोर्स दिया तो ये मोशन कर रहा था, है ना। अब जब मैंने ये मोशन कर रहा था तो मैंने बोला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से कि ये मोशन ही करता रहना चाहिए, मगर ये तो रुक गया। क्या रीजन है इसके रुकने का, ये रीजन भी आज हम इस लेक्चर में देखेंगे और न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से। चैप्टर 9th, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन बता देता हूं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट will remain at rest and an object in motion will remain in motion until and unless an external force is applied on it। ठीक है, अब ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसमें हमें क्या कह रहा है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर मोशन कर रही है तो मोशन ही करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता था। एक्सटर्नल फोर्स जैसे कि एक्सटर्नल पुश या फिर पुल हो गया, मैंने इसको मोशन दे दिया, पुश दे दिया तो ये चलती रह गई, अगर पुल किया तो ये भी चलती रह गई, है ना। तो अगर मैं पुश या फिर पुल करूंगा और अलग तरीके से कैसे भी फॉर्म का फोर्स लगाऊंगा
तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकती है। अगर रेस्ट पे है तो वो मोशन कर देगी, और अगर मोशन कर रही है तो रेस्ट पे आ सकती है, या फिर और ज्यादा वेलोसिटी से मोशन कर ले, है ना। तो ये मेरे पास में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है। अब चलो ये स्टॉप होने पे या फिर इसकी लिमिटेशन पे तो हम बाद में आएंगे, मगर पहले हम ये देखते हैं कि ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या, मतलब ये फैक्टर किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अगर मैंने बोला कि बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर मोशन कर रही है तो मोशन ही करती रहेगी। ये किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, फिर ऐसा क्या फैक्टर है जो इसको मजबूर कर रहा है ये चीज करने में, है ना। तो ये फैक्टर आता है हमारे पास में, थोड़ी देर में मैं आपको उसका वर्ड बताऊंगा, मगर उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये वर्ड आया कैसे। ठीक है, अब मैंने बोला कि कोई बॉडी है, वो मोशन कर रही है तो मोशन ही करती रहेगी, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मगर मैंने बोला कि बॉडी के मैंने बोला एक बॉडी के लिए, है ना। अब ये दुनिया में सारी बॉडीज के लिए लागू है ना, ये यूनिवर्सल लॉ है ना। पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज है, और तो उनके ऊपर ये लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, अब पूरी दुनिया में ऐसा क्या कॉमन है जो सबके साथ में होता है, या फिर सबके पास होता है ना। सबके पास वो चीज होगी तभी तो मैं उसको बोल सकूंगा कि इसके इसके ऊपर ये चीज अप्लाइड है, क्योंकि उसके अंदर वो चीज प्रेजेंट है ना। अगर मैं किसी दुकान पे टॉफी लेने जाता हूँ तो मैं सारी दुकानों पे तो मेरे को पर्टिकुलर टॉफी टॉफी मिलती नहीं है ना। तो मैं किसी पर्टिकुलर दुकान पे जाता हूँ, या फिर मैं उसको बोलता हूँ कि हाँ भाई आपकी दुकान पे है ना। तो मगर इधर तो क्या है कि सारी दुकानों में हमारे पास में टॉफीज है, तो मैं बोलूंगा कि सारी दुकानें अच्छी है ना। तो अच्छी का मतलब उसमें ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड है। तो सारी बॉडीज में वैलिड है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड है तो किसी एक फैक्टर की वजह से वैलिड हो गए, है ना। तो सारे बॉडीज में एक कौन सा फैक्टर है जो कॉमन होता है, मास। मास जो होता है बॉडी का, वो कॉमन होता है, या फिर जो मैटर उसमें कंटेन्ड है, या फिर हर एक चीज, या फिर हर एक हमारे पास में बॉडी में एटम्स होते हैं, है ना। और एटम्स अपने पास में कुछ मैटर कैरी करते हैं, या फिर एटम्स को मैटर बोलते हैं, और उनका कुछ मास होता है। ठीक है, अब मास तो चलो ठीक है मान लिया, मैं मास को भी ले सकता हूँ। और एक और चीज होती है वेट। वेट जैसे मेरा कुछ होगा अप्रोक्सीमेटली 55 केजीज अगर मेरा वेट है, तो मैं वेट को भी ले सकता हूँ, क्योंकि सारी बॉडीज का वेट होता है ना। तो ये वेट भी एक फैक्टर हो गया, मास भी एक फैक्टर हो गया, और कौन सा फैक्टर हो सकता है, और डायमेंशंस कोई सी फैक्टर हो सकती है, डायमेंशंस कोई सी फैक्टर हो सकती है, या फिर वो कितना बड़ा है कितना छोटा है वो फैक्टर हो सकता है। कौन सा फैक्टर ले, है ना, कौन सा फैक्टर ले। सबसे पहले मैं डायमेंशन का फैक्टर लेता हूँ कि डायमेंशन का फैक्टर लूँ या ना लूँ। ठीक है, अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हर जगह वैलिड है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन या फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन जब मैं पढ़ूंगा पूरी तरीके से, तो मेरे को ये चीज ऑब्जर्व होगी कि उसकी साइज पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब उसकी ऑब्जेक्ट की साइज या फिर पैरामीटर्स पे ये लॉज ऑफ मोशन डिपेंड नहीं करते। ठीक है, अलग अलग बॉडीज के लिए भी वो लॉज ऑफ मोशन सेम हो सकते हैं। ठीक है, सेम या फिर क्वांटिटी उनकी सेम हो सकती है। ठीक है, तो ये पैरामीटर तो हटा ही दो, इनकी डायमेंशंस का, है ना। तो ये वाला पैरामीटर भी हट गया। अब वेट का पैरामीटर देखते हैं। वेट का पैरामीटर कुछ ऐसा है कि वेट अर्थ पे कुछ और हो सकता है, मून पे कुछ और हो सकता है। ये आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, ग्रेविटेशन में जब आप पढ़ोगे तो आप ये भी ऑब्जर्व करोगे कि वेट हमारा अर्थ पे अलग है, मून पे अलग है, और स्पेस में तो है ही नहीं, है ना। स्पेस में तो हमारा वेट ही नहीं है ना। तो वहां पे वेट नहीं है, यहाँ पे वेट है, तो वहां पे मेरे लॉज ऑफ मोशन अलग तरीके से काम करेंगे, मगर और यहाँ पे मेरे लॉज ऑफ मोशन अलग तरीके से काम करेंगे। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूनिवर्सल है, सब जगह एक ही तरीके से वैलिड होते हैं। तो ये भी फैक्टर हटा दो वेट का। अब आया मास। ठीक है, मास ना तो किसी डायमेंशन में चेंज होता है, ना ना कहीं दूर जाने से चेंज होता है, ना कहीं और जाने से चेंज होता है। अनटिल एंड अनलेस आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे तो चेंज हो सकता है। ठीक है, वो अलग चीजें है, अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो मास कहीं पे भी जाओ चेंज नहीं होता है, फॉर 9th क्लास, है ना। तो मास कहीं पे भी जाओ तो वो चेंज नहीं होगा। मास इज अ कांस्टेंट फॉर एवरी प्लेस या फिर एवरी स्पेस। ठीक है, कहीं पे भी जाओ मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे पास में एक फैक्टर क्या है कांस्टेंट जो सब जगह वैलिड है, वो है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फैक्टर दैट डिटरमाइंस दिस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, या फिर दैट डिटरमाइंस न्यूटन्स लॉ। चलो ठीक है, मान लिया मैंने। अब मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये जो बॉडी है वो मोशन कर रही है तो मोशन ही करती रहेगी, और रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी। चलो मैंने मान लिया मास पे डिपेंड कर रहा है। अब इस मास के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है ना, मास के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है।
देखो, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर बॉडी मोशन कर रही है तो मोशन ही करती रहेगी, ठीक है। ये कैसे हुआ? उसकी बॉडी के मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो कोई भी बॉडी अपने साथ में खुद का एक चीज लेके चलती है, ठीक है। खुद का एक दबदबा लेके चलती है, जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया, एक अगला फैक्टर, ठीक है, जो डिपेंड करता है मास पे, ठीक है। अगर किसी का मास ज्यादा तो उसका इनर्शिया ज्यादा, अगर किसी का मास कम तो उसका इनर्शिया कम। तो इनर्शिया इज द फैक्टर दैट डिटरमाइंस द बॉडी, ठीक है। सो इनर्शिया डिटरमाइन करता है कि वो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और मोशन कर रही है तो मोशन ही करती रहेगी। तो मतलब कि वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने से रोकती है, दैट इज इनर्शिया, ठीक है। सो इनर्शिया आपका वो भटकाव है जो आपको अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने से रोकता है, ठीक है। सो और वो किस पे डिपेंड करता है? मास पे। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, मास पे डिपेंड करता है हमारा इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या हुआ? that depends on mass. Inertia is a quantity that depends on mass. अब इसका कोई मेजरेबल चीज नहीं, या फिर इसको मेजर नहीं कर सकते इनर्शिया को। एक खाली फैक्टर है जो डिपेंड करता है मास पे, ठीक है। इनर्शिया एक फैक्टर है जो कि डिपेंड करता है मास पे, ठीक है। सो अब समझ में आया कि हर एक बॉडी अपना एक इनर्शिया लेके चलती है। तो अगर मैं उसको पुश करूंगा तो वो अपना रेजिस्ट करेगी स्टेट ऑफ मोशन में, उसको पुश करूंगा तो वो रेजिस्ट करेगी, वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने से रोकेगी, मगर फिर भी वो मोशन करेगी आगे, क्योंकि मैं उसको ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दूंगा, है ना भाई। आप एक पॉइंट तक रोक सकते हो खुद को, है ना, बाकी मैं थप्पड़ मार दूं तो वो तो चलेगा ही ना। तो वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने से तो रोकेगी, मगर मैं उसको अगर एक्स्ट्रा चीज दे दूं या फिर ये एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स दे दूं तो फिर वो चलती रहेगी, ठीक है। फिर आगे मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना छोड़ दिया तो वो मोशन ही करती रहेगी, है ना। अगर उसकी स्टेट चेंज हो गई और वो दूसरी स्टेट में आ गई तो वापस वो उसी दूसरी वाली स्टेट को कंटिन्यू करने लग जाएगी, है ना। पहले वाली स्टेट छोड़ दी उसने, पहले वाली अगर रेस्ट पे थी, वापस फोर्स दिया, मोशन करने लग गई, तो वापस वो मोशन करते रहने लग जाएगी, अनटिल एंड अनलेस मैं उसके ऊपर एक दूसरा फोर्स लगा और उसको रोक दूं, ठीक है। सो स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने में किसका रोल है? एक्सटर्नल फोर्स का, और वो एक्सटर्नल फोर्स सफिशिएंट होना चाहिए उसको मूव कराने के लिए या फिर उसको रेस्ट पे लाने के लिए, ठीक है। ऑपोजिट, अगर मूव करा रहे हैं तो रेस्ट पे होगी तो मूव कराएंगे, और अगर रेस्ट पे है तो मूव कराने के लिए, मतलब अगर मूव कर रहे हैं तो रेस्ट पे लाने के लिए एक इधर से फोर्स देना पड़ेगा, है ना। सो समझ में आया कि हमारे पास में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है और ये कैसे आता है, ठीक है। हर एक बॉडी अपने साथ में अपना एक इनर्शिया लेके चलती है, ठीक है। चलो, दिस डिपेंड्स ऑन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड इसको बोलते हैं हम इनर्शिया, इसको बोलते हैं हम इनर्शिया। अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। ये तो हो गया, चलो इनर्शिया तो हमने पढ़ लिया, इनर्शिया की चीजें भी पढ़ ली। अब एक और चीज बताता हूं मैं, इसी से रिलेटेड या फिर इसका एक थोड़ा सा अगला टॉपिक। देखना, क्वांटिटी में बाद में डिफाइन करूंगा, मगर ये फोर्स जो है, मतलब अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, चलो मैंने मोशन करती हुई बॉडी को मान लिया, तो वो मोशन ही करती रहेगी। अभी आइडियल कंडीशन क्या है? फिर ये बहुत सुधरा हुआ बच्चा है ना, तो सुधरे हुए बच्चे की कंडीशन क्या है कि वो अगर मोशन कर रही है तो मोशन ही करती रहेगी, और रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, ठीक है। तो अभी मैं कंसिडर करता हूं कि वो मोशन ही कर रही है, ठीक है, मोशन ही कर रही है। तो इनर्शिया तो हमने डिफाइन कर दिया, चलो अब मोशन कर रही है तो मोशन ही करती रहेगी। मान लो एक बॉडी है हमारे पास में ए, ठीक है, एक बॉडी है हमारे पास में ए और एक बॉडी है हमारे पास में बी, ठीक है। एक का मास है m और दूसरे का मास भी है हमारे पास में m, ठीक है। एक का मास है m और सॉरी, अभी एक का मान लो बड़ा m है और एक का मान लो छोटा m है, थोड़ी देर के लिए, बाद में मैं चीजें चेंज कर दूंगा, है ना।
सो एक का मास है बड़ा m और एक का मास है छोटा m। अभी के लिए ये कंडीशन है हमारे पास में कि ये जो m है वो इस m से बड़ा है। मतलब ये वाला अगर 10 kg है, 10 kg वेट है, तो हमारे पास में ये कितना है, मान लो 5 kg हो गया, m से, इस बड़े वाले से तो कम है, ठीक है। और ये a बॉडी चल रही है v वेलोसिटी से, a बॉडी चल रही है v वेलोसिटी से, और b वाली बॉडी भी चल रही है v वेलोसिटी से, ठीक है। दोनों बॉडीज हमारे पास में v वेलोसिटी से चल रही है। अब मेरे को क्या करना है, इनको रोकना है, इनकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करनी। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये इधर से जा रहे तो इधर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर मैंने ये ऑब्जर्व किया, फिर कॉमन सेंस से भी बता सकते हो आप, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के, कि अगर मुझे इस वाली बॉडी को स्टॉप करना हुआ और मेरे को इस वाली बॉडी को स्टॉप करना हुआ, तो मेरे को ऊपर वाली बॉडी में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और नीचे वाली बॉडी में कम फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स, ठीक है। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। समझ में आया? तो जितना ज्यादा मास होगा मेरे पास में उतना ज्यादा मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर मैं इसके मास को सेम करूं एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मान लो ये m है और ये भी m है, ठीक है, और ये वेलोसिटी से चल रहा है v1 और ये वेलोसिटी से चल रहा है v2। अभी के लिए क्या है, ये दोनों इक्वल है, मगर v1 इज ग्रेटर देन v2, ठीक है। v1 इज ग्रेटर देन v2 है। तो अभी भी मेरे पास में एक सेम कंडीशन है, अभी मास सेम है, मगर ऊपर वाले की वेलोसिटी ज्यादा है और नीचे वाले की वेलोसिटी कम है। तो मेरे को क्या होगा कि मेरे को ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को रोकने में मतलब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और नीचे वाले ऑब्जेक्ट को रोकने में कम फोर्स लगाना पड़ेगा। जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरा फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरे मास पे और मेरी वेलोसिटी पे, ठीक है। मेरे मास पे और मेरी वेलोसिटी पे, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा फोर्स, ठीक है। जैसे मैं अभी कभी ट्रक को देखता हूँ आते हुए, दो सेम ट्रक है, जिसकी ज्यादा वेलोसिटी तो मेरे को ज्यादा डर लगता है ना, जितनी वेलोसिटी होती है मेरे को ज्यादा डर लगता है। और अगर मैं कार को या फिर ट्रक को कंपेयर करूँ तो मेरे को ट्रक से ज्यादा डर लगता है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है ना, तो उसकी चीज ज्यादा होगी, है ना। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स और जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा फोर्स, ठीक है। फोर्स को तो हटा ही दो, ठीक है, फोर्स को अभी हमने देखना नहीं है। अब ये जो मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है, ये क्वांटिटी है हमारे पास में। मास ज्यादा, फोर्स ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, तो मतलब एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमारे पास में मास और वेलोसिटी के साथ में वेरी करती है, ठीक है। एक ऐसी क्वांटिटी जो मास और वेलोसिटी के साथ में वेरी करती है, जो बताती है कि हमें कितना फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है। वो होती है हमारे पास में, अभी बता देते हैं हम, मोमेंटम, ठीक है। ये एक ऐसा फैक्टर है जो डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे, ठीक है। तो वो डिफाइन करता है हमारे पास में हमें कितना फोर्स लगाना है उस बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने में, ठीक है। अब मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं पी से, ठीक है, छोटे पी से हम डिफाइन करते हैं मोमेंटम को, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आया मेरे को कि ये किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे। तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वल टू आएगा, इक्वल टू की वैल्यू, मतलब इक्वल टू की वैल्यू हमारे पास में के आएगा, के आएगा, फिर के की वैल्यू 1 होगी, वो सारी चीजें हमें अभी नहीं करनी है ना। तो हमारे पास में P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास में, m इंटू वी। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला आया, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम समझ में आया कि क्या होता है हमारे पास में, अगर किसी का मास ज्यादा, वेलोसिटी को अगर मैं कांस्टेंट रखूं, तो अगर किसी का मास ज्यादा तो उसका मोमेंटम ज्यादा, ठीक है। और अगर किसी का मास सेम और वेलोसिटी ज्यादा तो उसका मोमेंटम ज्यादा, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली कंडीशन है। तो समझ में आया मेरे को कि मोमेंटम होता क्या है। हर एक बॉडी हमारे अपने पास में एक खुद का मोमेंटम लेके चलती है, ठीक है। मोमेंटम को आप एक तरीके से इक्वल तो नहीं कह सकते, मगर एक तरीके से एक मान लो कि वर्चुअल या फिर सूडो फोर्स मान लो, है ना, वर्चुअल फोर्स मान लो, है ना। मतलब ऐसा मान लो कि वर्चुअल वेट कंसिडर कर लो या फिर वर्चुअल मास कंसिडर कर लो। जिसका जितना ज्यादा वर्चुअल मास, उसका उतना ज्यादा फोर्स, उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस बॉडी को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। जितना जिसका जितना कम वर्चुअल मास,
उसको उस बॉडी को रोकने के लिए उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। सो वर्चुअल मास भी कंसिडर कर सकते हो मोमेंटम को। अभी मानने की या फिर बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं है वर्चुअल मास होता है, मैं अपने अपने मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि इसको आप वर्चुअल मास कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो हम मोमेंटम को वर्चुअल मास कंसिडर कर सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। अब ये तो चलो क्वांटिटी हो गई हमारे पास में एक अलग सी, तो हम इसकी यूनिट्स भी डिफाइन कर देते हैं। मोमेंटम हमारे पास में एक अलग क्वांटिटी आई, ठीक है। सो P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। चलो ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, ऐसा यूनिट क्या होगी। अब P इज इक्वल टू क्या है, m इंटू वी, तो यूनिट कहां से आएगी, m इंटू वी से। मास की क्या यूनिट होती है, ये तो पता ही होगा, कॉमन सेंस की बात है ना। मास की यूनिट होती है हमारे पास में kg, ठीक है। मास की यूनिट होती है kg, और वेलोसिटी की क्या यूनिट होती है, मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, मीटर्स पर सेकेंड। सो अब समझ में आया इसकी यूनिट कैसी होगी, kg मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट है ना। और अलग तो अलग अलग ग्राम सेंटीमीटर्स पर सेकेंड वगैरह वगैरह और बहुत सारी यूनिट्स हो सकती है, ठीक है। सो ये था हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट कि हमारे पास में मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं, हमने कंसिडर किया था, मैंने इसको फोर्स दिया, ठीक है, ये मोशन करता रहा। अगर ये इसको मैं अलग से फोर्स नहीं दूंगा तो ये मोशन करना नहीं रुकेगा, मतलब ये मोशन करता रहेगा, ठीक है। सो ये थोड़ी देर में स्टॉप हो गया, ठीक है। थोड़ी देर में स्टॉप हुआ तो मेरे माइंड में तुरंत क्लिक हुआ कि मैंने बोला कि इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ, तभी इसके ऊपर ये इसका मोशन चेंज हुआ, फिर स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ, ये रेस्ट पे आ गया। तो मतलब कि एक ऐसी चीज अप्लाई हो रही है जादू में या फिर हवा में कि इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है, या फिर हवा में इसमें एक ऐसा तरीके का फोर्स अप्लाई हो रहा है कि रुक जा रहा है, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमेशा वैलिड है, ठीक है। अब ये हमारे नजरिए पे डिपेंड करता है कि हम उसको देख पा रहे हैं या फिर नहीं देख पा रहे हैं ना। सो अभी हम इस फोर्स को देख नहीं पा रहे, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है अभी भी, इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए, वो हम देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब इस फोर्स को चेंज करने के लिए या फिर इस स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए बहुत सारे फोर्स अप्लाई होते हैं जो हम देख नहीं पाते, है ना, जो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, मगर वो फोर्स एक्चुअल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब एक्सटर्नल फोर्सेस हम दुनिया से बहुत नेग्लिजिबल कर सकते हैं मगर बिल्कुल हटा नहीं सकते, ये असली दुनिया है ना। आइडियल दुनिया नहीं है। आइडियल दुनिया में चलो ठीक है, मैंने मान लिया एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वो बॉडी मोशन करती रहेगी, मगर इस रियल दुनिया में हम एक्सटर्नल फोर्स हटा ही नहीं सकते, ठीक है, भले कितना भी कर लो, ठीक है। सो एक्सटर्नल फोर्सेस हम हटा नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी क्वांटिटी का भी फोर्स तो लग ही रहा होगा, ठीक है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए, ठीक है। अब ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया तो मुझे वो इफेक्ट सिग्निफिकेंट लगा या फिर मैं उसको ऑब्जर्व कर पाया, ठीक है। अब छोटी मोटी क्वांटिटी का फोर्स है, चींटियां दिखती है क्या, बहुत पास में जाओ तो दिखती है ना। तो छोटी मोटी क्वांटिटी का फोर्स मैं ऑब्जर्व नहीं कर सकता मगर अप्लाई हो रहा है, और वो धीरे धीरे पाइल अप होता जाएगा या फिर एड अप होता जाएगा, फिर मेरे को उसका इफेक्ट दिखेगा, है ना। तो देखो इफेक्ट दिख गया हमारे पास में, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गई और ये रेस्ट पे आ गया, ठीक है। सो एक्सटर्नल फोर्सेस इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। अब कैसे इस बल्ब के ऊपर कैसे कैसे तरीके के फोर्स अभी अप्लाई हुए, ये किसी स्ट्रिंग से अटैच्ड है या फिर ये किसी रस्सी से अटैच्ड है, ऊपर ये किसी और रस्सी से अटैच्ड है ना। सो उसके ऊपर भी कुछ एक्सटर्नल या फिर रेजिस्टेंट फोर्स लग रहा होगा, है ना। और ये हवा में झूल रहा है ना, हवा में भी पार्टिकल्स है, उनसे भी टकरा रहा होगा, तो वो भी इसके मोशन को रेजिस्ट कर रहे होंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हमारे पास में इंक्लूडेड होते हैं, अभी बहुत सारे फैक्टर्स इस मोशन को चेंज करने में रोकते हैं, ठीक है। सो यही फैक्टर्स हमारे पास में इस मोशन को, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने से रोकते हैं। सो वो थोड़ी देर के बाद में रुक जाती है, ठीक है। और हम बोलते हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं है, मगर वो हमेशा वैलिड होते हैं, ठीक है। अब सोच बढ़ाओ तो नजरिया बढ़ेगा, है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि पढ़ा करो, है ना। सो ये था हमारे पास में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो वो वैलिड होता है हमेशा, और सारे लॉज भी वैलिड होते हैं न्यूटन के, तो सारे लॉज वैलिड है। अब हमें ये लिमिटेशन क्यों लगी, हमारे देखने में प्रॉब्लम थी या फिर हमारे सोच में प्रॉब्लम थी। समझ में आया, मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझ में आया, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझ में आया, जिसका जितना ज्यादा मास उसका उतना ज्यादा इनर्शिया, ठीक है। देखो अगर मेरे पास में ये दो बुक्स है,
ठीक है, ये जो ज़्यादा भारी है और ये कम भारी है, तो मेरे को इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लग रही है, इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने में कम मेहनत लग रही है ना? सो इसका मोमेंटम कम और इसका मोमेंटम ज़्यादा, या फिर इसका इनर्शिया कम और इसका इनर्शिया ज़्यादा, ठीक है? अगर मैं इसको दोनों को सेम वेलोसिटी से ले जा रहा हूँ, तो इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, इसका मोमेंटम कम होगा, क्योंकि इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है, ठीक है? सो इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो आप कि अगर मैं इस दोनों बुक्स को सेम वेलोसिटी से किसी दीवार पे मारूं, तो किसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, या फिर कौन सी बुक ज्यादा इम्पैक्ट डालेगी, है ना? तो जिसका जितना ज्यादा मास, उसका उतना ज्यादा इम्पैक्ट, ठीक है? ये तो ऑब्जर्व भी हो रहा है, या फिर हम कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं, है ना? सो जिसका जितना ज्यादा मास, उसका उतना ज्यादा इम्पैक्ट, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो। अब देखो, मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं कि अगर मैं मोमेंटम सेम कर दूं और मास अलग-अलग कर दूं, या फिर ऐसी कुछ कंडीशन लेके आओ कि मोमेंटम सेम हो जाए मगर बॉडीज अलग-अलग है। देखना, मान लो मेरे पास में एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, इसका मास है m और इसका मास है बड़ा M, ठीक है? इसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी वेलोसिटी है v2, ठीक है? अब इधर है क्या, m बड़ा है छोटे m से, बड़ा m बड़ा है छोटे m से, ठीक है? चलो मैंने मान लिया। अब क्योंकि बड़ा m बड़ा है छोटे m से, तो इसका मोमेंटम ज्यादा होगा इससे, ठीक है? अब इसका मोमेंटम ज्यादा होगा इससे कब, जब मैं इसकी वेलोसिटी सेम रखूंगा, है ना? सेम रखूंगा तब इसका मोमेंटम ज्यादा होगा इससे, क्योंकि मास ज्यादा है इसका। सो चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि इसका मोमेंटम ज्यादा है और इसका मोमेंटम कम है। अब मेरे को मोमेंटम इक्वल करना है दोनों बॉडीज का। भाई बॉडीज तो सेम नहीं है, मगर मेरे को मोमेंटम इक्वल करना है, तो इसका मोमेंटम कम है, इसका मोमेंटम ज्यादा है, ठीक है? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका मोमेंटम कम करना पड़ेगा, इसका मोमेंटम बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ये यहाँ पे तो मेरे को ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ताकि ये इक्वल आ जाए, है ना? ऊपर वाले को कम करना पड़ेगा, नीचे वाले को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये नीचे है, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो ये तो चेंज नहीं हो सकता, इसको चेंज करना पड़ेगा, है ना? तो वेलोसिटी अगर मैं बढ़ा दूं और इसकी वेलोसिटी इसकी कम कर दूं, बी वाले ऑब्जेक्ट की, तो मोमेंटम कम हो सकता है, ऐसे रेशियो को सेट करूं तो, ठीक है? अगर किसी का मास ज्यादा वेलोसिटी कम, अगर किसी का मास कम वेलोसिटी ज्यादा, तो उनका मोमेंटम सेम हो सकता है, ठीक है? अगर देखो, मान लो बॉडी का मास है, m1 बॉडी का मास है 4 kg और m2 बॉडी का मास है मान लो 8 kg, ठीक है? और v1 वेलोसिटी है इसकी मान लो 4 मीटर्स पर सेकेंड और इसकी v2 वेलोसिटी है मान लो 2 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है? तो P1 वेलोसिटी, P1 मोमेंटम मतलब m1 मास का मोमेंटम कितना आएगा, मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज 4 into 4 16 kg मीटर्स पर सेकेंड। और P2 वेलोसिटी का मास मोमेंटम कितना आएगा, m2 into v2 8 into 2 दैट इज 16 kg मीटर्स पर सेकेंड। अभी भी वही आ रहा है ना? अब समझ में आया कि बॉडीज अलग अलग हो सकती, मगर उनका मोमेंटम भी सेम हो सकता है, वेलोसिटीज अलग अलग कर करके, ठीक है? समझ में आया कॉन्सेप्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। अब अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब ये तो हो नहीं पाएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इस लेक्चर में चालू, अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है? अभी तक के लिए यही था, अब हम चलते हैं, बाय बाय।